Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 के हम को कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज भी रेलेवेंट हम साथ साथ करते रहे हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल का पोर्शन है वो हम अब करने लगे हैं, तो उसके साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चैप्टर का टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आज न्यूमेरिकल नंबर 10 पे बात करेंगे क्योंकि बाकी सारे न्यूमेरिकल जो है वो हम साथ साथ करते आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10 स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ। A football is thrown upward with an angle 30 degree. एक फुटबॉल को किक मारी 30 डिग्री एंगल के साथ, ठीक है, जमीन के साथ बनते हुए, और टू थ्रो ए 40 मीटर पास, उसको 40 मीटर दूर फेंकने के लिए बताएं उसको कितनी इनिशियल स्पीड देनी पड़ेगी। जरा देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि बेटा ये वो केस है जिसमें प्रोजेक्टाइल जमीन से जमीन तक हिट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल को फेंका को ऐसे आके जमीन पे हिट किया, दिस इज टारगेट पॉइंट, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो बेटा क्वेश्चन है कि अगर उसको 40 मीटर दूर फेंकना हो, 40 मीटर दूर अगर उसको फेंकना हो तो बताएं उसको किस इनिशियल स्पीड से फेंकेंगे जबकि उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है, यानी फुटबॉल को 30 डिग्री एंगल पे फेंका गया है, 40 मीटर दूर फेंकना है, तो बताएं इनिशियल स्पीड उसको कितनी देंगे। डाटा देखते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा दैट इज 30 डिग्री, प्रोजेक्टाइल की रेंज 40 मीटर, you have to determine initial speed vi। सॉल्यूशन बच्चों आपको रेंज का फार्मूला याद है, उसमें vi यूज होता है, we know that। अब ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। we know that रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल याद कीजिए vi स्क्वायर ओवर g इनटू साइन 2 थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके vi की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा जी आर ओवर साइन 2 थीटा दैट इज vi स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करने लगे। 0.8 रेंज है 40, साइन बेटा साइन 30 है तो 2 थीटा हो जाएगा साइन 60। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए, बिकॉज जो साइन 60 है ये 0.866 के इक्वल है। अब आप इसको जस्ट सॉल्व करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.866 पे डिवाइड करते हैं और फिर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट 21 मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगा, हेंस द रिक्वायर्ड। न्यूमेरिकल नंबर 11 है बच्चों, मैं स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ रहा हूँ। A ball is thrown horizontally from a height 10 मीटर। बेटा ये वो केस है जब प्रोजेक्टाइल हाइट से फेंका जाता है विद वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड। जी जरा गौर कीजिएगा, ये कुछ इस तरह से बता रहा है हमें कि ये ग्राउंड सरफेस है, इसको हमने फ्लैट लिया है, ये वो सर्टेन हाइट है जहाँ से बॉल को फेंका गया, और जब फेंका तो उसकी टोटल इनिशियल वेलोसिटी थी vix 21 मीटर पर सेकंड। कितनी हाइट से फेंका? ये हाइट है 10 मीटर। तो आपको पता है बच्चों कि ये बॉल
अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मुसलसल डाउनवर्ड इस पे एक्ट कर रही है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 से इंक्रीज करता हुआ मैक्सिमम। ये बॉल अपने इस पाथ को फॉलो नहीं करेगी, बल्कि इस तरह से जमीन के ऊपर आके हिट करेगी टारगेट पॉइंट पे। ये अब आपके सामने डायग्राम भी बना दी है, जरा स्टेटमेंट देखिए। 10 मीटर हाइट से 21 मीटर पर सेकंड की हॉरिजॉन्टल स्पीड से एक बॉल को फेंका गया। हाउ फार इट हिट द ग्राउंड, जमीन पे कितना फासला तय करेगी, ये कैपिटल X, ये आपने फाइंड करना है, ये डिस्टेंस कितना होगा एक। एंड विद व्हाट वेलोसिटी, और जब जमीन से टकराएगी उसकी वेलोसिटी क्या थी, जाहिर है आई मीन यहाँ पे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल 0 है। शुरू में बेटा वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 होता है, और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज करता जाता है और यहाँ तक कि ये मैक्सिमम हो जाता है। तो जब वो हिट करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आइए इसका डाटा देखते हैं। गिवन दैट स्टूडेंट्स, आपके सामने कैपिटल Y, the height from where it is thrown, that is 10 meter vertical distance from where ball is thrown. Initial horizontal velocity Vix, that is 21 meter per second, डायग्राम से देख रहे हैं आप। और शुरू में velocity का initial का vertical component that is 0. What you have to find, you have to determine capital X, the distance covered by projectile in horizontal direction, and next आपने find करना है उसकी final velocity, कि किस velocity से hit करेगी, ठीक है। तो आपको मैं साथ में लिखता जाता हूँ, ये this is initial horizontal velocity है, और ये जो कि 0 है। आपने ये दो चीजें फाइंड करनी है। आइए अपनी कैलकुलेशन को लेके आते हैं। आपको इस केस के अंदर x का फार्मूला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला आपको याद होगा। सॉल्यूशन, तो याद कीजिए x बेटा आपने पढ़ा था Vix मल्टीप्लाइड बाय t। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। देखिए टाइम हमें नहीं दिया, Vix तो आपको पता है जो कि रहती है कांस्टेंट है, x कंपोनेंट वेलोसिटी का। टाइम हमारे पास नहीं है, अगर टाइम आ जाए तो x यहीं पे फाइंड हो जाएगा। अब ये टाइम कहाँ से फाइंड करेंगे, बिकॉज आपको याद है वर्टिकल डिस्टेंस का फार्मूला 1/2 gt²। तो y की वैल्यू जो कि हमें गिवन है, तो यहाँ से t² आएगा 2y/g, और t हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2y/g। तो बेटा आप इन वैल्यूज को पुट करें। 2y है 10/9.8, 10 2s are 20, 20 को 9.8 पे डिवाइड करें और उसके आंसर का स्क्वायर रूट लें। ये आपके पास आ रहा है 1.42 सेकेंड्स। ये टाइम अगर हमारे पास आ गया तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो बच्चों x आ जाएगा Vix into t। Vix क्या था वो देखें 21 और ये है 1.42। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये रिजल्ट आपका आ रहा है ऑलमोस्ट 30 मीटर। लीजिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास आ गया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब हम बच्चों फाइंड करना चाहते हैं वो वेलोसिटी जिससे ये हिट किया, ठीक है। नाउ आप बच्चों जानते हैं वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी के y कंपोनेंट का स्क्वायर। ये फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज हमें पहले चाहिए, बिकॉज आपको पता है आइडियल केस में जितना इनिशियल कंपोनेंट है वेलोसिटी का उतना फाइनल कंपोनेंट है वेलोसिटी का x के लिए, यानी Vix और Vfx
ये तो वही है 21 मीटर पर सेकंड। एक्स कंपोनेंट तो चेंज नहीं होता, तो एफ एक्स फाइनल कंपोनेंट और फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये तो सेम रहेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट शुरू में 0 था और बाद में ये बढ़ता हुआ मैक्सिमम हुआ, तो फाइनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है, जबकि फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास उतना ही है जितना शुरू में था। सो बताइए फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कैसे पुट करेंगे? ऐसी इक्वेशन जिसमें इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटीज आती हैं, फर्स्ट इक्वेशन को यूज कीजिए, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। इस पूरी इक्वेशन में y कंपोनेंट पुट करते हैं, तो vfy इज इक्वल टू viy प्लस ayt। वर्टिकल कंपोनेंट पर हमने इक्वेशन को लिख लिया। बताइए बिकॉज शुरू में y कंपोनेंट 0 था और ay की वैल्यू क्या होती है g, ऊपर से नीचे आते हुए वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो हमने आर्टिकल में पढ़ा था। तो vfy बेटा ये आ जाएगा 0 प्लस g इंटू t। तो g कितना है 9.8 और टाइम है 1.42। ये बेटा आपका आंसर आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को यानी vfx और vfy इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, इसका नाम इक्वेशन 2 रख लें। सो इक्वेशन 2 विल बिकम, इक्वेशन 2 क्या आएगी vf दैट इज जी vfx की वैल्यू 21 स्क्वायर और ये है 13.9 और इसका स्क्वायर देखें आपने 21 का स्क्वायर लेना है फिर 13.9 का स्क्वायर लेना है, दोनों को ऐड करना है और ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑलमोस्ट 25 मीटर पर सेकंड। तो आपने बेटा देखा शुरू में 21 मीटर पर सेकंड थी तो हिट कर रही है 25 मीटर पर सेकंड से। किस वजह से? वर्टिकल कंपोनेंट के इंक्रीज करने की वजह से, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होता हॉरिजॉन्टल। बहरहाल हमारा आंसर आ गया, हेंस द रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 12, अ बम्पर ड्रॉप्ड ए बम। जो बम्पर है वो एक बम को ड्रॉप करता है। मान लीजिए कि एक हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर एक बम को ड्रॉप करता है 490 मीटर हाइट से। मैं साथ साथ इसकी डायग्राम भी आपको बता देता हूँ। When its initial velocity along the horizontal was 300 किलोमीटर पर आवर। प्लीज गौर कीजिएगा, मान लीजिए कि ये एक बॉम्बर है जो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी टोटली हॉरिजॉन्टल है, दैट इज 300 किलोमीटर पर आवर और इस वक्त ये जमीन से 490 मीटर हाइट पर है। आपको पता है हेलीकॉप्टर में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी जगह पे स्टे भी कर सकता है हवा में, ठीक है। अगर तो हेलीकॉप्टर हवा में स्टे करके बम को फेंकता तो बम बिल्कुल सीधा नीचे आके जमीन पे हिट करता, लेकिन फ्लाई करते हुए यानी जब उसकी स्पीड 300 किलोमीटर फी घंटा हॉरिजॉन्टल थी तो उसने एक बम को फेंका। मुझे बताएं, एक उड़ते हुए एरोप्लेन से जब एक बम को फेंका जाएगा तो क्या बम बिल्कुल सीधा गिरेगा नीचे? ड्यू टू इनर्शिया वो अपना पाथ, क्योंकि बम भी जब हेलीकॉप्टर के अंदर था तो उसकी स्पीड भी तो जमीन के लिहाज से 100 किलोमीटर पर आवर थी। तो जब बम को छोड़ देगा तो बिल्कुल आप इसके पाथ को देखिएगा, ये बम बिल्कुल सीधा ऐसे नहीं आएगा बल्कि अपने पाथ को कर्व करते हुए ये जमीन के ऊपर आके हिट करेगा। हाउ लॉन्ग वाज इट इन एयर? हवा में कितनी देर रहेगा यानी टकराने तक कितना टाइम लेगा ये फाइंड करना है। एंड व्हाट डिस्टेंस
फ्रॉम द पॉइंट वर्टिकली बिलो, जहां से फेंका वहां से वर्टिकली बिलो नीचे आ जाए, ये पॉइंट O है, तो इस पॉइंट से लेकर द बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड, तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वर्टिकली बिलो द बॉम्बर एट द इंस्टेंट द बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड, तो जहां पे हिट करेगा वहां तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि कैपिटल X आपने फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और क्या ये जमीन से टकराएगा ये भी बता रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जमीन से तो ये टकरा रहा है। अब आपके पास इसका डाटा है, तो आइए इसका डाटा लिखते हैं। दैट वर्टिकल डिस्टेंस कैपिटल Y 490 मीटर, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉम्बर दैट इज 300 किलोमीटर पर आवर। इसको बच्चों मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें पहले। देखिए 300 किलो मींस 1000, एक मीटर किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और एक घंटे में कितने सेकंड है 3600, तो ये यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। सही है। तो इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड बच्चों आ गई 83.3 पर सेकंड। ओके, आपको फाइंड करना है कितना टाइम को लेगा हिट करने में, टाइम टू हिट द ग्राउंड एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो बच्चों ये बातें आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान कैलकुलेशन है। याद कीजिए टाइम हमने अभी पिछले कैलकुलेशन में किया कि y = हाफ gt², वर्टिकल डिस्टेंस आपको दिया है उसका फार्मूला यूज कर लीजिए, t² आ जाएगा 2y/g, और t हमारे पास आ जाएगा √2, y कितना है 490 और g है 9.8। 490 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपने आंसर को 9.8 पे डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये बेटा आपके पास 10 सेकंड इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये 10 सेकंड बेटा जो आंसर आया, ये टाइम आपके पास आ गया। अब बिकॉज आपको पता है x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बराबर है, VIX * t। बताइए VIX क्या था 83.3 * 10, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों 833 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। हेंस दोनों चीजें फाइंड हो गई। हेंस द 3.13 एक कंडीशनल क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का वो एंगल फाइंड करें, कौन सा एंगल, फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल, यानी उस एंगल को फाइंड करें जिस पर एक प्रोजेक्टाइल को जब फेंका जाए तो उसकी हाइट और रेंज सेम आए, उस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को फाइंड करें। जरा स्टेट इसको देखिएगा बेटा। हम जानते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम पढ़ते आए हैं उसमें आइडियल केस में अर्थ को फ्लैट लिया गया है, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया गया है। प्लीज गौर कीजिएगा, हम एक ट्रेजेक्ट्री को बना के आपके सामने रखते हैं। ये ट्रेजेक्ट्री आपको दिखाया है जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज, और आप जानते हैं दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, दिस इज टारगेट पॉइंट, और ये अच्छी तरह पता है कि मैक्सिमम हाइट से हॉरिजॉन्टल सरफेस तक जो डिस्टेंस होता है दिस इज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपने एक प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी, न्यूमेरिकल नंबर 14 है बच्चों। प्रूव दैट, साबित करें क्या, फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, यानी एक से ज्यादा एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स। इसको समझ लीजिए, एंगल की बजाय एंगल्स की बात कर रहे हैं। कौन से एंगल्स, जो 45 से ज्यादा हो और उतनी ही मैग्नीट्यूड में कम हो, यानी आप अगर दो एंगल लेते हैं, एक एंगल 45 से ज्यादा ले लें तो दूसरा उतना ही कम ले लें। मींस कि अगर मैं
एक एंगल 60 डिग्री लेता हूँ प्रोजेक्शन का, तो बताइए 60 डिग्री 45 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 15 डिग्री। तो अब 15 डिग्री अगर मैं 45 से कम लूँ तो 30 आ जाएगा। तो दो एंगल आ गए ना, 60 और 30। तो 60 45 से 15 यूनिट्स ज़्यादा है, तो 30 45 से 15 यूनिट्स कम है। तो मैं कहूँगा 60 और 30 का पेयर वो एंगल है, वो एंगल्स का पेयर है कि जिसमें 45 से इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सीडनेस एंड फॉलनेस है। ज़रा स्टेटमेंट को देखिएगा। फाइंड प्रूव करें एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड, जो ज़्यादा हो, और फॉल शॉर्ट और या कम हो, किससे? 45 से, बाय इक्वल अमाउंट, सेम अमाउंट में। तो उन दो एंगल्स पे रेंज सेम होती है, यानी उन दो एंगल्स पे रेंज सेम होती है जो जिनमें एक 45 से जितना ज़्यादा है, दूसरा 45 से उतना कम हो। समझ गए? ज़रूरी नहीं है कि 60 30 को देखें, आप किसी को भी देख सकते हैं। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, मैं 50 डिग्री एंगल लेता हूँ, तो 50 डिग्री 45 से 5 यूनिट ज़्यादा है, तो 5 यूनिट कम कौन सा होगा? 40। समझ आई? तो 50 और 40 पे रेंज भी सेम होगी। इसको हमने प्रूव करना है, यानी शो करना है एक कैलकुलेशन में। इसी तरह आप कोई और ले सकते हैं, मसलन आप 70 डिग्री ले लीजिए, तो 70 डिग्री 45 से कितना ज़्यादा है? 25 यूनिट्स। तो 45 से 25 यूनिट्स कम करें तो 20 बच गया। तो 70 और 20 पे रेंज सेम होनी चाहिए। अब समझ आई कि दो एंगल्स जिसमें एक 45 से जितना ज़्यादा है, दूसरा उतना कम है, तो बताएं, साबित करें दोनों पे रेंज सेम होगी। आइए इसको चेक करते हैं। बच्चों, रेंज का फार्मूला, we know that vi square over g into sin 2 theta, range of projectile। तो बेटा हम पहले लेट थीटा 1 एक एंगल लेते हैं जो 45 डिग्री में 15 यूनिट्स ऐड करके लिया। तो थीटा 1 कौन सा एंगल है जो 45 में 15 डिग्री एक्सीड है? ठीक है, तो थीटा 1 की वैल्यू फिर कितनी आई? 60 डिग्री। ठीक है, यानी 15 यूनिट्स 45 में ज्यादा। इस एंगल पे रेंज क्या आएगी? रेंज एट एंगल थीटा 1 दैट इज R1। फॉर्मूला क्या है? vi स्क्वायर ओवर g इंटू साइन 2 इंटू थीटा 1। तो थीटा 1 की वैल्यू बेटा 60 डिग्री है। प्लीज गौर कीजिए, vi स्क्वायर ओवर g, थीटा 1 था 60 डिग्री। कैसे 60 डिग्री आया? हमने 15 यूनिट एक्सीड किया। ठीक है, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 120 डिग्री। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए, बिकॉज साइन 120 डिग्री आपके पास आएगा 0.866। सो R1 की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 उस रेंज को बता रही है जब आपने 45 डिग्री एंगल से 15 डिग्री एक्सीड एंगल लिया। ठीक है, तो 15 डिग्री एक्सीड। अब इतना ही एंगल फॉल शॉर्ट लेंगे। नाउ एक एंगल लेते हैं थीटा 2। थीटा 2 की वैल्यू क्या लेंगे? 45 में उतना ही कम करें जितना एक्सीड किया था पहले, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। ये थीटा 2 दूसरा एंगल आ गया, पहला 60 और दूसरा 30। सो इस पे रेंज क्या होगी? रेंज एट थीटा 2 दैट इज R2। फार्मूला रेंज का आपको पता है, vi स्क्वायर ओवर g इनटू sin 2 थीटा। आइए इसको पुट करते हैं। R2 vi स्क्वायर ओवर g sin थीटा अगर 30 डिग्री है तो 2 थीटा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए, बिकॉज बेटा sin 60 डिग्री भी 0.866 होता है। ठीक है, सो R2 हमारे पास आ जाएगा vi स्क्वायर ओवर g इनटू 0.866। इक्वेशन नंबर 2। जरा 1 और 2 को कंपेयर तो कीजिए, सेम रिजल्ट है ना राइट हैंड साइड का। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर किया तो पता लगा R1 और R2 दोनों रेंजेस सेम हैं। मींस कि अगर 60 डिग्री पे रख के फेंकें या 30 पे रख के फेंकें, रेंज सेम आएगी। ठीक है,
हाइट डिफरेंट आएगी लेकिन रेंज सेम आएगी। इसी तरह आप कोई और भी पेयर ले सकते हैं, लेकिन पेयर कैसा होना चाहिए जिसमें एक एंगल 15 डिग्री, एक एंगल 45 से जितना ज्यादा है दूसरा उतना ही कम हो। समझ आ गई बात? अब आप 50 और 20 पे चेक कर सकते हैं, सॉरी 50 और 40 पे रेंज सेम होगी, इसी तरह 60 और 30 पे सेम थी, इसी तरह 70 और 20 पे सेम होगी, 80 और 10 पे सेम होगी। समझ आ गई है? तो जिन दो एंगल्स का सम 90 आता है उन पे रेंज सेम होगी। होपफुली यू गेट इट। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन न्यूमेरिकल्स को सिर्फ वीडियो में नहीं रहने देना, अपने हाथ से इसको सॉल्व भी करना है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।